तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 34 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में विद फैक्ट्स के साथ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन गेहूं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है यह गेहूं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर चर्चा करें लाइसीन के बारे में, तो ये जो प्रोटीन है ये मैक्सिमम किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका चना में। ठीक है, लाइसिन प्रोटीन ये रहेगा चना में, और वही अगर बात करें ल्यूसीन तो ये हो जाएगा ज्वार में। ठीक है, जिंक के बारे में चर्चा करें तो ये हो जाएगा आपका मक्का में, और बचा कौन, तो बचा आपका ग्लूटीन। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये प्रोटीन जो है ये गेहूं में पाया जाता है। अगर चर्चा करें गेहूं के बारे में, ठीक है, तो गेहूं जो है आपका ये एक प्रकार का किस प्रकार का फसल है, तो ये हो जाएगा आपका रबी फसल। रबी फसल कब बोई जाती है, तो ये बोई जाती है शरद ऋतु में। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोग चर्चा भी किए थे रबी और खरीफ के बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, ये सब रीजन हो गया। और भी कहाँ हम लोग देख सकते हैं, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, यूपी एमपी ये सब वाले रीजन में ज्यादा पंजाब में हो जाएगा। क्या होता है, गेहूं अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर गेहूं के बारे में साइंटिफिक नेम के बारे में चर्चा करें कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ग्लूटीन प्रोटीन। चलिए कुछ और वैज्ञानिक नाम हम लोग देखते हैं। जैसे सेब का वैज्ञानिक नाम मैलुस डोमेस्टिका, केला का मूसा पैराडाइशियाका, ये सब वैज्ञानिक नाम है। देखो वैज्ञानिक नाम क्यों रखा जाता है, जैसे देखो केला हम लोग बोले हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बनाना। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग देश में अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, तो अलग अलग नाम हो जाता है। लेकिन साइंटिफिक नेम में क्या होता है कि सारी कंट्री में यही नाम वैल्यूबल होगा, तो इसलिए वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। गाजर का क्या होगा, डोकास कैरोटा। खीरा का क्या होगा, कुकुमिस सैटिवस। आम का क्या होगा, मैंगीफेरा इंडिका, बहुत बार एग्जाम में बना ये क्वेश्चन। प्याज का होगा एलियम सेपा, एंड आलू का होगा शोलनम ट्यूबरोसम, और गेहूं का हम लोग देख लिए ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि इनमें से किसका नहीं होगा, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो देखिए क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा में नए नए सांसद लोग सारे लोकसभा में चुन करके गए, तो उन सारे सांसदों का एक लीडर होना चाहिए जो उन लोगों को अच्छे से बैठा सके, बोल सके, बोलने का मौका दे, बोलने का मौका बंद कर दे, जो कुछ भी वो सारा काम कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो अभी तो लोकसभा मान लो आज चुन के आए, तो आज के आज लीडर कैसे चुन लिया जाएगा, तो इसीलिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम मतलब पहले का, प्रो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके पास काफी अनुभव होता है। जिस भी इंसान के पास, जिस भी लोकसभा सांसद के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है। ठीक है, तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर इसका काम क्या होता है, तो लोकसभा सांसदों को शपथ दिलवाना। ठीक है, शपथ दिलवाने का काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रधानमंत्री, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति हम लोग बहुत बार चर्चा की कि राज्यपाल एज ए एजेंट कहाँ बैठता है, तो राज्य में बैठता है, ये देखने के लिए कि राज्य कौन कौन सा बिल या एक्ट पारित कर रहा है, और सारा इंफॉर्मेशन किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, मतलब केंद्र सरकार को देता है। अब बचा आपका स्पीकर, तो देखिएगा स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही। जैसे कि देखो क्या होगा, चलो लोकसभा का चुनाव है, सब लोग आके बैठ गए क्लास में। ठीक है, मान लो किस क्लास का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आके बैठ गया। अब क्या होगा कि एक प्रोटेम स्पीकर आएगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है, वो सभी सांसदों को शपथ दिला देगा कि हाँ भाई हम लोग लोकसभा के सांसद हो चुके हैं। ठीक है, और अध्यक्ष भी उसी समय शपथ ले लेता है कि हम लोकसभा के सांसद हैं, मेंबर हैं। उसके बाद फिर क्या होगा कि प्रोटेम स्पीकर हट जाएगा। अगले दिन क्या होगा कि लोकसभा सांसदों के द्वारा अपने में से ही एक आदमी से को
किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है, वो अध्यक्ष का दोबारा शपथ ग्रहण नहीं होता। ये क्वेश्चन भी बनता है, उस अध्यक्ष का दोबारा शपथ ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आदमी पहले ही शपथ ले चुका है कि हम लोकसभा संसद के सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा सदन के सदस्य हैं, तो दोबारा वो शपथ भी नहीं लेता है। और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो लोकसभा सांसदों के द्वारा ही होती है। अगर चर्चा करें, इसको बोला क्या जाता है? स्पीकर बोला जाता है। अभी के टाइम में स्पीकर कौन है? तो अभी के टाइम में है ओम बिरला, ओम बिरला, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चर्चा आर्टिकल 93 से लेकर के 96 तक में है। लोकसभा की पहली बैठक में सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। उसके बाद फिर देखिएगा, मान लो कि लोकसभा में कोई एक्ट आने वाला है, कोई बिल आ रहा है, तो सब लोग वोट देगा, लोकसभा अध्यक्ष वोट नहीं देगा। कब वो वोट दे सकता है? जब निर्णायक, जब क्या हो कि टाई हो जाए। टाई बोले तो कि 10 आदमी तैयार है कि यह बिल पारित नहीं होगा और 10 आदमी तैयार है कि यह बिल पारित होगा, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? या तो इधर दे देगा या इधर दे देगा, मतलब निर्णायक वोट देता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, आर्टिकल 108 में दिया हुआ है कि कभी अगर डिस्प्यूट हो लोकसभा में और राज्यसभा में किसी भी चीज को लेकर के, तो दोनों का संयुक्त बैठक हो सकता है, ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है। तो उस सिटिंग को बुलाता कौन है? ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति। बट उस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो उस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को अगर अपना पद से विमुक्त होना होगा, तो वो किसको अपना इस्तीफा देगा? वो देगा उपाध्यक्ष को। तो इतना चीज याद रखिएगा। फिलहाल अभी उपाध्यक्ष का पद खाली है, उपाध्यक्ष कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज एक प्रथा के रूप में चलती आ रही थी कि जो विपक्ष का नेता होता था वो बनता था उपाध्यक्ष, लेकिन चूंकि अभी विपक्ष बहुत कमजोर है, तो उपाध्यक्ष का पद जो खाली है। चलिए आगे आते हैं। किस बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद महात्मा बुद्ध को देवता मान लिया गया था? महात्मा बुद्ध के बारे में चर्चा करें तो एक नॉर्मल सा लड़का जो राजकुमार फैमिली से बिलोंग करता था, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता था, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन उनका मन संन्यास में लगा। शादी वादी करने के बाद उनके पिता उनका शादी कर दिए कि वो गृहस्थ जीवन में बिताएगा, लाइफ अच्छे से एंजॉय करेगा। बट एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद भी वो अपना घर छोड़ दिए, और घर छोड़ने को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। घर छोड़ने का मतलब ये है कि सारा सुख सुविधा होने के बाद भी वो सब कुछ को छोड़ दिए, और सब कुछ छोड़कर एक संन्यास टाइप का लाइफ जीना शुरू कर दिए। घूम घूम करके लोगों को प्रचार प्रचार करने लगे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 6 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे, एक बहुत ही कठिन लाइफ जीते रहे, और फाइनली 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो घूम घूम करके लोगों को प्रचार प्रसार करने लगे, लोगों को ज्ञान देने लगे। ज्ञान की प्राप्ति मतलब कि अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने सेंस ऑर्गन को अपने कंट्रोल में कर ली। ऐसे क्या होता है ना कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग सेंस ऑर्गन के कंट्रोल में है। कुछ खाने का मन करा तो कुछ ना कुछ खा ही लेंगे, किसी से बात करने का मन करा तो कर ही लेंगे, लेकिन इंद्रियों पे कंट्रोल होने के बाद वो हमारे बस में हो जाता है, हम उसके बस में नहीं रहते। तो वही चीज हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, कब हुआ था गौतम बुद्ध का मृत्यु? बताइएगा कमेंट करके। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो फिर क्या हुआ? तो फिर अब होने लगा कि अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध जानते थे कि अगर हम किसी को बौद्ध धर्म का अध्यक्ष बना देंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, फिर ये पद वंशानुगत होने लगेगा, इसलिए वो किसी को अध्यक्ष नहीं बनाए थे। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, इसके लिए अलग अलग बहुत सारा बौद्ध संगीति, ठीक है, संगीति बोले तो बहुत सारा क्या हुआ, मीटिंग हुआ, और मीटिंग में ही ये सब आपका तय होता था कि कैसे प्रचार प्रसार होगा। कितना मीटिंग हुआ था? तो 4 मीटिंग हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। प्रथम जो मीटिंग था ये गौतम बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 बीसी में, ठीक है। द्वितीय वाला कब हुआ? तो ये हुआ 383 बीसी में। तृतीय वाला तो ये हुआ था 250 बीसी में। इसमें आपको कहीं कहीं 252, 255 बीसी भी लिखा हुआ मिल सकता है, लगभग में आप लेके चलोगे। और चौथा वाला हो जाएगा प्रथम सदी में, ठीक है, फर्स्ट एडी, प्रथम सदी में। जो पहला वाला हुआ था, अब देखिए हम लोग यहाँ पे विभाजन का बात कर रहे हैं, बुद्ध का भगवान बनने का रूप का चर्चा कर रहे हैं, तो पहले वाले में तो और भी फैक्चुअल जानकारी बहुत सारा है, हम लोग यहाँ पे कुछ अलग चीज पे चलते हैं। तो देखो हुआ क्या कि पहला वाला में डिसाइड हुआ कि बौद्ध धर्म ऐसे ऐसे चलेगा, वैसे होगा, ऐसे ऐसे नियम कानून बनेगा, लेकिन हुआ क्या कि 100 साल होते होते
483 से 383 आते आते कुछ कुछ फूट पड़ने लगा था। फूट मतलब समझ रहे हो कि थोड़ा सा अनुशासन और नियम को लेकर के लोगों के बीच अब डिस्प्यूट होने लगा कि नहीं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। और इसी समय से जो आपका बौद्ध धर्म था ये दो पंथ में बंटना शुरू हो गया। शुरुआत हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीति से ही। किस किस भाग में बटा? तो पहला बट गया स्थविर और दूसरा बटा महासंघिक। महासंघिक। अब देखिए स्थविर क्या था? तो स्थविर ही जो था आगे जाके हीनयान बना और महासंघिक जो था आगे जाके महायान बना। स्थविर क्या था? तो वो गौतम बुद्ध की बातों को एज इट इज फॉलो कर रहा था, एज इट इज, मतलब जैसा गौतम बुद्ध करते थे वैसा ही कर रहा था, मतलब वो क्या हो गया? अस्थिर रह गया। और महासंघिक कौन कहलाया? जो बदलाव चाहता था, जिसका सोच था कि समय के साथ हमको बदल जाना चाहिए। गौतम बुद्ध 100 साल पहले ऐसा करते थे, हम 100 साल बाद आ गए, तो अब हम लोग का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, तो वो क्या कहलाया? महासंघिक। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जहाँ पे लड़ाई हुआ वहाँ पे फिर शांत हो जाता है, बात और बढ़ते ही रहता है। यहाँ पे तो इस टाइप का बंटवारा हुआ, लेकिन लगभग सब बराबर थे, ज्यादा बंटवारा नहीं हुआ था, बस अपना अलग अलग सब ग्रुप बना लिया। आगे जाके जो यही था, ठीक है, कब? तो पहली सदी में, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली सदी में दो भाग में बट गया। यह जो स्थविर था, ठीक है, ये जो स्थविर था ये हीनयान बन गया, हीनयान। और जो महासंघिक था ये क्या बन गया? ये बन गया महायान, ये बन गया महायान। अब एक चीज याद रखिएगा कि हीनयान उस संप्रदाय को कहा जाता है जो बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया, और जो आपका बदलाव किया वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है महायान। जैसे गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो हीनयान में गया। गौतम बुद्ध पूजा पाठ नहीं करते थे, वो हीनयान में कहा गया। लेकिन जो महायान था, महायान पूजा पाठ भी करते, जैसे ये मूर्ति बना हुआ है, तो मूर्ति कौन बनवाया होगा? बदलाव किया महायान वाला, ठीक है। तो मूर्ति वगैरह कौन शुरू करवाया? तो ये करवाया आपका महायान संप्रदाय। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि किस बौद्ध संगीति के बाद महात्मा बुद्ध को देवता मान लिया गया, भगवान मान लिया गया? तो ये हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। कौन सा संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है? तो यहाँ पे देखिएगा, अगर चर्चा करें इनके इसके बारे में, तो कौन सा हो जाएगा? भाग, ठीक है। अपने संविधान में क्या क्या है? भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूची है, ठीक है। भाग के अंदर में अनुच्छेद होता है और अनुसूची अलग होता है। अब यहाँ देखिएगा, अगर भाग का बात करें तो भाग 3 हो जाएगा, ठीक है। भाग 3, जैसे हम लोग अपने संविधान को जब खोलते हैं तो भाग 3 में क्या दिया हुआ है? भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। दूसरा आपसे सवाल करेगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था? तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा के द्वारा अपने जनता को एक पेपर में कुछ अधिकार लिख के दिए गए, और उस पेपर को क्या नाम दिया गया था? मैग्ना कार्टा। मतलब मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो जो मौलिक अधिकार है वो हमारा क्या है? अधिकार पत्र है, उसके लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा आपसे पूछेगा कि संविधान में कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है? तो 12 से लेकर के 35 तक। वैसे आप देख सकते हो 12 और 13 में कुछ परिभाषा दिया हुआ है, 14 से लेकर के आप कह सकते हो कहाँ तक? तो 35 में भी संवैधानिक उपचारों का, ये 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब 14 से लगातार मौलिक अधिकार स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले तो आइएगा 14 से 18। ये 14 से 18 क्या है? तो ये है आपका आर्टिकल, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। इसी को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। 14 से 18 के बीच दिया हुआ है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा 19 से 22 के बीच, 19 से 22 के बीच क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी बोल देता है। तीसरा देखिएगा 23 से 24 के बीच, 23 से 24 के बीच क्या दिया हुआ है? शिक्षा संबंधी अधिकार। 23 से 24 नहीं, 23 से 24 दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद देखिएगा 25 से 28 के बीच क्या दिया हुआ है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक मतलब आप चाहो तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, अपना संविधान सेकुलर ही तो है ना, अपना भारत का संविधान। उसके बाद 29 से 30
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। 31 में क्या था, तो 31 को अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको इतना सारा अधिकार मिला है, अगर इसमें से कोई भी अगर छीन लिया जाता है आपसे, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत, 32 में क्या लिखा हुआ है, कौन सा अधिकार है, तो ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। जैसे ही कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि हमसे कोई व्यक्ति इतना सारा अधिकार मेरा छीन है, कोई आदमी भी छीन सकता है, कोई सरकार भी छीन सकता है, कुछ भी छीन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 32 का प्रयोग करता है और क्या निकालता है, और रीट जारी करता है, और इसके खिलाफ जो भी आदमी उसका अधिकार छीना है उसके खिलाफ कानून निकालता है। ऐसा काम करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास भी है, ठीक है। यह है सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के पास है आर्टिकल 226 के तहत कि ये भी क्या निकालेगा, ये भी रिट निकालेगा, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, यहाँ पे भाग 3 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, नागरहोल नेशनल पार्क, तो ये हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और यहाँ किसी का मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है आपका कर्नाटक में ही। कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मैसूर के नाम से। 1973 में मैसूर से क्या कर दिया गया, कर्नाटका कर दिया गया। अगर बात करें कुछ और भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो जैसे देखिएगा गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, गुजरात में। बिहार में देखें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह है आपका कहाँ, अपने बिहार में। गोवा में देखें तो भगवान महावीर, और देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि महावीर अपने बिहार से जुड़े हुए हैं तो गलती हो सकता है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह है आपका गोवा में। कुछ और देखते हैं कर्नाटका का, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो यह है आपका कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, तो ये भी हो जाएगा कर्नाटका में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी हो जाएगा कर्नाटका। और नागरहोल, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्नाटका में हो जाएगा, तो इतना याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसरो की स्थापना ये हुआ था आपका 1969 ईस्वी में, ठीक है। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे प्रॉपर डेट पूछता है तो आप बताइएगा 15 अगस्त। लेकिन एक चीज और, इसरो की स्थापना 1962 में, ठीक है, 1962 में किस रूप में हुआ था, तो इनकॉश पार्ड के रूप में, इनकॉश पार्ड के रूप में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ था। और भी इसमें एक आदमी जुड़े हुए थे, रामानाथन, ठीक है, तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई और रामानाथन, ठीक है। इसके अध्यक्षता में, इन्हीं लोग के देख रेख में किसका स्थापना हुआ था, तो इनकॉश पार्ड का स्थापना हुआ था। इनकॉश पार्ड का देखें तो क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, देखिएगा इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, फॉर स्पेस रिसर्च। आगे जाके इसी का नाम 69, ठीक है, 69 15 अगस्त में क्या किया गया, तो कर दिया गया इसरो, ठीक है, ठीक है, इसरो हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, अभी, ठीक है, तो अभी ये सोमनाथ, एस सोमनाथ, ठीक है, पूरा नाम लिख लीजिएगा, एस सोमनाथ जो है इसके अभी अध्यक्ष है, ठीक है, यहाँ पे इस लिख लीजिएगा, एस सोमनाथ, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। और कितने नंबर के हैं, तो ये हो जाएंगे 10वें नंबर के। अभी इसरो के द्वारा क्या किया गया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। वैसा चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो चुका है अभी तक, 1, 2 और
3, ठीक है। और ये कब से हो रहा था? तो सबसे पहला जो था ये आपका 2008 में लाया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला 2019 में जो फेल कर गया था, और तीसरा वाला 2023 में, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, 8, 19 और 23। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से लगाया गया? जैसे कि अभी हम लोग चर्चा किए थे कल वाले सेशन में पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में हर 5 साल में एक टारगेट रखा जाता था कि ये सब सारे पे काम करना है। तो जो पहला वाला पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 के बीच, इसमें किसको टारगेट किया गया था? इसमें टारगेट किया गया था कृषि को और पशुपालन को। दूसरा वाला जो था उसमें किस चीज को टारगेट किया गया था? उसमें टारगेट किया गया था कारखाना को, इस्पात संयंत्र को। और तीसरा में किसको टारगेट किया गया था? तीसरा में टारगेट किया गया था सेवा को, ठीक है। ऐसे ही आपका प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तीसरा सेक्टर इस टाइप का भी आता है, और वही चीज यहाँ पे भी हुआ था। तो देखिए आपसे सवाल क्या किया यहाँ पे कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से लगाया गया था? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे उस समय हमारा कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं था, पैसे से भी नहीं, पावर से नहीं। उस समय देश में और भी ज्यादा जो होता ना अजीब सा स्थिति बना हुआ था, देश का विभाजन हो रहा था, संविधान लागू हो रहा था, नियम कानून बनाया जा रहा था, मंत्रिमंडल बनाया जा रहा था, बहुत कुछ दिक्कत हो रहा था। तो लेकिन साथ में ये सब चीज भी तो करना था ताकि आय का स्रोत बढ़े। तो देखिएगा अलग अलग देश के हेल्प से हम लोग के अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में इस्पात संयंत्र लगाया गया था, कारखाना लगाया गया था। जैसे अगर बात करें राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। और किसके मदद से लगाया गया? जर्मनी के मदद से 1959 में। भिलाई, ठीक है, भिलाई। एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम लोग विदेशी न्यूज में, मतलब हम लोग सुनते रहते हैं विदेश नीति में कि रूस जो है ये हम लोग का सहयोगी रहा है, ठीक है। तो समझिए कि भलाई किया, इस टाइप से याद करने का भी तरीका। राउरकेला जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में है, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। चलिए यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, देखिएगा राउरकेला, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये है कहाँ? तो ये है आपका उड़ीसा में, और किसके सहयोग से लगाया गया? जर्मनी के सहयोग से 1959 में, ठीक है, 1959 में। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा भिलाई। अगर चर्चा करें भिलाई, तो भिलाई है कहाँ? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, और किसके सहयोग से लगाया गया? रूस के सहयोग से, और ये भी हुआ था 1959 में। उसके बाद फिर दुर्गापुर, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये किसके हेल्प से लगाया गया था? ब्रिटेन के हेल्प से, ठीक है। और कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया दीदी के शहर में, वेस्ट बंगाल। और किसके हेल्प से? तो ब्रिटेन के हेल्प से, ठीक है। और ये कब हो जाएगा? 1962 में, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, एक बोकारो आएगा। हाँ चलो, बोकारो वाला, बोकारो है कहाँ? तो शहर से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ है, तो ये है आपका झारखंड में, ठीक है। और इसमें भी किसका मदद लिया गया था? तो रूस का ही। और ये कब लगाया गया? 1964 में, ठीक है। डेट तो नहीं पूछेगा उतना, लेकिन पूछ लेता है कि किसके हेल्प से और कहाँ पर लगाया गया। यहाँ पे पूछा है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर लगा है ब्रिटेन के हेल्प से, ठीक है। और कहाँ लगा है? तो वेस्ट बंगाल में। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं, 8 देखिएगा, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, अगर बात करें तेल नदी के बारे में, तो यह महानदी की, ठीक है, महानदी की सहायक नदी है। अगर बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो लंबी नदी में देखिए कौन कौन सा नदी हो जाएगा? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, और फिर आपका महानदी का नंबर आता है। महानदी बेसिकली कहाँ बहती है? तो यह बहती है आपका छत्तीसगढ़ में, और आपका उड़ीसा वाले रीजन में बहती है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची क्या बोल रहा है ये संघ सूची? तो देखिएगा हमारे संविधान में जैसे घर में भी होता है ना, काम बांट दिया जाता है, उसका वो काम होगा, उसका वो काम होगा, वैसे अपने संविधान में देश और राज्य के बीच भी क्या हुआ है? कानून को, उस काम को बांट दिया गया है। कहाँ पे इस चीज का चर्चा आपको मिलेगा? तो अगर आप अनुसूची देखते हो तो 7वीं अनुसूची, ठीक है। और अगर आप आर्टिकल देखते हो तो अनुच्छेद में भी लिखा हुआ है, और कौन से अनुच्छेद में? तो 246 में। इसमें क्या हुआ है कि प्रॉपर काम बांट दिया गया है सबको। संघ सरकार, ठीक है, संघ सरकार को, या इसी को हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार, इसको कितना काम दिया जाएगा? राज्य सरकार, ठीक है, इसको कितना काम दिया जाएगा? और एक बनाया गया है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, इसको भी सूची कर लीजिएगा। मतलब देखिए ये क्या हुआ? ये हुआ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का क्या मतलब है? समवर्ती सूची का मतलब है कि यहाँ पर केंद्र सरकार
और आपका राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाएगा। अगर इन दोनों में भी कोई लड़ जाता है कि नहीं मेरा काम होगा, तो मान लो कि कोई गांव में कुआं खुदवाया जा रहा है, राज्य बोलेगा कि हम 10 कुआं खुदवाएंगे, केंद्र बोलेगा कि 15 कुआं खुदवाएंगे, किसका बात माना जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि केंद्र सरकार का बात माना जाएगा, मतलब केंद्र सरकार यहाँ पर भी क्या है, हावी है। चलिए अब देखते हैं कि कितने कितने विषय पर सब कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा घटते बढ़ते रहता है। संघ सरकार को या संघ सूची में पहले 97 विषय थे, मतलब 97 ऐसा काम था जिसपे संघ सरकार काम कर सकता था। अभी के टाइम में इसकी संख्या बढ़ गई है और टोटल कितना हो गया, कितना 100 हो गया। ठीक है, राज्य सरकार के पास पहले 66 विषय था काम करने के लिए। ठीक है, कितना विषय था, 66। इसे 5 का अधिकार ले लिया गया और अब कितना हो गया, अब हो गया 61। समवर्ती सूची में पहले कितना विषय था, तो समवर्ती सूची में था पहले था 47 और इसका वाला जो 5 था वो कहाँ डाल दिया गया, तो इसमें डाल दिया गया। तो 47 और 5 कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के टाइम इसको देख लीजिएगा दोबारा डेटा, इस सबका संख्या घटते बढ़ते रहता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, काम बांट दिया गया। अब जाहिर सी बात आपसे पूछेगा सेना किस सूची में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा चीज है, तो ये आपका केंद्र सरकार में आ जाएगा। रेलवे केंद्र सरकार में आ जाएगा। फिर आपका विदेश नीति वगैरह हो गया, सारा केंद्र सरकार में आ जाएगा। जैसे राज्य में तो कृषि वगैरह से संबंधित ये सारा काम, पुलिस हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। एक चीज में कंफ्यूजन होता है, जनगणना आपसे पूछेगा कि जो जनगणना है, ठीक है, जनगणना ये किस सूची में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका जनगणना कौन करवाता है, तो केंद्र सूची करवाता है, केंद्र सरकार करवाता है, तो केंद्र सरकार आ जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण, तो ये आ जाएगा समवर्ती सूची में। तो इतना चीज याद रखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है संघ सूची में कौन शामिल नहीं है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता आपको कौन देता है, राज्य देता है या केंद्र देता है, केंद्र देगा, सही है। डाकघर, तो ये भी हो जाएगा संघ सूची। कृषि आय से भी, देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, पूछ रहा है कृषि आय, अगर कृषि आय पूछ देगा तो राज्य सरकार हो जाएगा, कृषि आय पूछेगा तो राज्य सरकार होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कृषि आय से भिन्न, मतलब कृषि आय के अलावा आय पर जो टैक्स है ये कौन लगाएगा, तो ये भी लगाता है संघ सरकार। पूछ रहा है कीमत नियंत्रण, मतलब किसी भी चीज का कीमत पे कौन नियंत्रण रखता है, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची। और जैसा ही समवर्ती सूची बोले आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे केंद्र भी काम करेगा और राज्य भी काम करेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, गोंडवाना लैंड का। जैसे देखिएगा, अगर बात करें अपने पृथ्वी के बारे में, तो सबसे पहले जो तो अपना पृथ्वी था ये इस रूप में था, इसको क्या कहा जाता था, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। और इसके आगे मतलब चारों ओर क्या था, बहुत सारा जलीय भाग था, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे कहा जाता था पैंथालाशा। ठीक है, पैंथालाशा। आगे जाके जब इसमें विभाजन हुआ तो ये 2 भाग में टूट गया, इस टाइप से स्थलीय भाग और यहाँ पे था आपका जलीय भाग। अब देखिएगा कि जो आपका स्थलीय भाग था, एक हो गया आपका उत्तर वाला, ठीक है, और एक हो गया आपका दक्षिण वाला। ठीक है, ये आपका ये ज्योग्राफी में भूगर्भीय वाले में पढ़ने का आता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका पेंजिया में विभाजन हुआ, ये आगे जाके 2 भाग में टूट गया, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और ये आपका कौन सा लैंड बना, तो ये बना आपका अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड। और ये कौन सा एरिया बना, ये बना अपना गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। पेंजिया के उत्तरी भागों को लॉरेसिया, ठीक है, इसको अंगारा लैंड के साथ साथ एक चीज और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लॉरेसिया। ठीक है, और ये क्या बचा, ये बचा आपका टेथिस सागर, जो आगे जाके किसका रूप लिया, हिमालय पर्वत का, ये जो लिक्विड पार्ट है। ठीक है, तो जो आपका उत्तरी भाग था इसको लॉरेसिया या अंगारा लैंड कहा जाता है, तथा दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो नीचे लॉरेसिया में उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये फैक्चुअल चीज और आपको याद रखना चाहिए सब कि जो लॉरेसिया जो ऊपर वाला है, इससे कौन कौन सा महाद्वीप या कौन कौन से देश का निर्माण हुआ, तो उत्तरी अमेरिका जो हो जाएगा, ठीक है, एशिया हो जाएगा, आपका यूरोप हो जाएगा और ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ऊपर ऊपर का जो भी हो गया, यहाँ पे हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका एशिया वाला रीजन, यहाँ पे हो गया आपका यूरोप और यहाँ पे हो गया आपका ग्रीनलैंड। ये चारों किससे बने हैं, तो ये बना है आपका अंगारा लैंड से या लॉरेसिया से। जबकि गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना, तो दक्षिण अमेरिका, जो कहाँ पर है, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, यहाँ पे अफ्रीका वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है नीचे वाला, ये भी किसका भाग है, तो ये है आपका गोंडवाना लैंड का,
गोंडवाना लैंड का। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया, दिया है एशिया। गोंडवाना लैंड मतलब नीचे वाला, ठीक है, तो एशिया, एशिया आपका किसका है, तो ये है आपका लॉरेशिया भाग का, तो यही हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए। मेडागास्कर, जब आप मेडागास्कर अगर देखते हो मैप में, अगर आप सर्च करने का कोशिश करते हो तो यहाँ पे वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है, तो ये भी किसका भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे पड़ रहा है और नीचे वाला सब किसका है, तो ये आपका गोंडवाना लैंड का। मतलब एशिया, एशिया आपका दो भाग में हो जाएगा, कुछ हो जाएगा आपका अंगारा लैंड का और कुछ हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड का, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपना तैयारी पूरा करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।